दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के बारे में। जैसे कि हमने अब तक देखा कि किस तरह की क्रांतिकारी घटनाएं जो थी वो हो रही थी भारत के भिन्न भिन्न कोनों में या फिर अब्रॉड में, किस तरह से जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो कंडक्ट हो रही थी। तो अंग्रेज़ गए डर और अंग्रेज़ों ने चलाया अपना ब्रह्मास्त्र। तो अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या होता था? डिवाइड एंड रूल। जब भी उनको लगता था कि वो मुसीबत में है तो वो इसको चलाते थे। लोगों को डिवाइड कर दो, मतलब उनके बीच में फूट डाल दो और उन पे राज करो। आज भी बहुत सारे लोग इसी नीति को इम्प्लीमेंट करके राज करते हैं। क्योंकि पता होता है कि लोगों में यूनिटी है नहीं और बस थोड़ी सी लगा दो आग और फिर राज करो उन पे। तो यही ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी था मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने कहा, अंग्रेज़ गए थे डर जब हुआ था क्रांतिकारियों ने दिखाया था अपना झलकी। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसा पार्ट 2 आ गया, अपने को तो निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने अभी स्ट्रेटेजी लगाना स्टार्ट किया एंड दे थॉट ऑफ देयर मास्टर प्लान और देयर ब्रह्मास्त्र व्हिच वाज डिवाइड एंड रूल. So the Morley Minto reform, so named after Morley, the Secretary of the State, and Minto, the Viceroy of the time, were preceded by two important events. तो मॉर्ली मिंटो जो थे वो दो शख्स के नाम थे। जो मॉर्ली थे वो सेक्रेटरी थे उस टाइम भारत के और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। यहाँ पे एग्जाम में स्टेटमेंट्स उल्टा पुल्टा करके दे सकते हैं। जैसे कि बोलेंगे कि मॉर्ली जो थे वो वाइसरॉय थे उस टाइम पे और मिंटो जो थे वो सेक्रेटरी थे। तो आप ये याद रखिए कि सेक्रेटरी कौन थे और वाइसरॉय कौन थे। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स दो घटनाओं से प्रेरित है, मतलब दो घटनाओं की वजह से मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे। सबसे पहला घटना क्या? कुछ लोग बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग, जैसे हमने पार्टीशन के टाइम पे भी देखा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ लोग थे वो लोग खुश थे कि पार्टीशन उनको हो रहा था। दे वेर हैप्पी, दे वेर सपोर्टिंग द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको बोला था कि डका तुम ले लेना और राज करना। लेकिन पार्टीशन हुआ नहीं, उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो इसीलिए कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो पहुँचे अंग्रेज़ हुकूमत के पास अपनी फरमाइश लेके। तो दे सेड कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो। तो यहाँ पे जो अंग्रेज़ हुकूमत थे, जो मॉर्ली मिंटो थे, दे वर इसी सर्च ऑफ द मौका। उनके लिए ये मौका सिचुएशन था कि भाई अब तो अपॉर्चुनिटी खुद ही अपने पास आ रही है। उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देंगे, हिंदू मुस्लिम में फूट डल जाएगा, फिर मुस्लिम साइड जो है वो हमारे पार्टी आ जाएगी, फिर ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे होती है हम भी देखेंगे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को बिना मांगे जो है चांदी, ऐसा बोलता ना, छप्पड़ फाड़ के देना, भगवान ने उनको छप्पड़ फाड़ के दे दिया था। तो बिना मांगे मोती मिल गया अंग्रेज़ों को इन रूपों, मतलब ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे, तो ये अंग्रेज़ों के लिए बेनिफिट में ही काम कर गया। On October 1906, a group of Muslim elites called the Simla Deputation, led by Aga Khan, met Lord Minto and demanded separate electorates for the Muslim and representation in excess of their numerical strength in view of the value of the contribution Muslims were making to the defense in the empire. तो यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी थे, कुछ मुस्लिम लोग थे जिनको बोला जाता था शिमला डेपुटेशन, बाद में वो मुस्लिम लीग बने, जो एक ग्रुप था, दिस वाज काइंड ऑफ ग्रुप जिनको बोला जाता था शिमला डेपुटेशन, और इनके लीडर थे आगा खान। ये नाम जो है वो याद रखिएगा। शिमला डेपुटेशन बाद में जाके मुस्लिम लीग बना, और शिमला डेपुटेशन जब मॉर्ली मिंटो के पास आए थे तो उनके लीडर कौन थे? उनके लीडर थे आगा खान। तो आगा खान ने बोला कि भाई तुम लोगों ने तो देखा है कि हम लोग तुम्हारे लिए कितने लोयल है। जब तुम लोगों ने पार्टीशन भी किया था, हमने तब भी तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन तुम लोगों ने हमको धक्का तो दिया नहीं। लेकिन अब हम जो मांग रहे हैं हमको दो, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो, हमको हमारा हक दो। तो मॉर्ली मिंटो सेड कि ठीक है, वी आर योर फ्रेंड्स एंड हम तुमको तुम्हारी जगह, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है हम ज़रूर देंगे, हम रिफॉर्म्स ज़रूर लाएंगे।
The same group quickly took over the Muslim League, initially floated by the Nawab Salimullah of Dhaka along with Nawabs Mohsin ul Mulk and Waqar ul Mulk in December 1906. ये नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका हमने पहले भी इनकी थोड़ी बहुत एंट्री देखी थी कि ढाका के जो नवाब थे दे वेर ऑलवेज इन फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स ने जब पार्टीशन के बारे में भी बोला तो दे वेर इन फेवर। तो इन सब लोगों ने मिलके जो है मतलब अंग्रेज़ों को अप्रोच किया कि भाई हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। और ये जो था शिमला डिक्लेरेशन ये बाद में टूक ओवर टू द मुस्लिम लीग, इन्हीं को मुस्लिम लीग बोला गया बाद में। The Muslim League intended to preach loyalty to the empire and to keep the Muslim intelligentsia away from the Congress। तो मुस्लिम लीग जो थे वो कांग्रेस की जो मतलब मॉडरेट साइड अपने आनंद मोहन बोस, उसके बाद ये अपनी मॉडरेट साइड के जो थे तिलक महाराज हो गया, कोई भी हो गया जो मॉडरेट साइड या कांग्रेस के साइड में जो थे, ये मुस्लिम लीग ने बोला कि हम लोग इनके साइड में नहीं है, हम लोग अलग आइडेंटिटी है, हमको अपना अलग अपनी जगह चाहिए। तो ये लोग जो थे वो कांग्रेस के साइड में नहीं थे और वो लॉयल थे अंग्रेज़ों की तरफ। अंग्रेज़ जो भी डिसीजन लेते थे दे वर सपोर्टिव टू देम। अब बात करते हैं कि जब ये मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने मॉर्ली मिंटो को अप्रोच किया, उसका नतीजा क्या निकला, द रिफॉर्म, द रिजल्ट। The number of elected members in the Imperial Legislative Council and the Provincial Legislative Council was increased। Imperial Legislative Council बोले तो सेंटर में जो नंबर था मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स था जो सेंटर में, वो भी अंग्रेज़ों ने बढ़ा दिया उसके नंबर, और जो प्रोविंसेस में जो नंबर्स थे इलेक्टेड मेंबर्स उसके भी अंग्रेज़ों ने नंबर बढ़ा दिया। जाओ सिमरन जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी मतलब जो मांगा था वो मिल गया उनको। तो उसके बाद इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बट सिंस सम ऑफ दोज नॉन ऑफिशियल्स वर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड। तो यहाँ पे प्रोविंसेस में जो है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, मतलब एक होता है ऑफिशियल मेजॉरिटी और दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी किस तरह से बनाया जाता था, दे वे नॉमिनेटेड। जैसे आपने आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो कहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं और किसके इलेक्टेड मेंबर्स किए जाते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, कहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स होता है और कहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये तो आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा। सो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेजेंट सिनेरियो में कहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और कहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक अगेन कि उस रिफॉर्म्स में बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस जो है वो नंबर्स बढ़ा दिए गए, मेंबर्स बढ़ा दिए गए, और प्रोविंसेस में जो है प्रोविंसेस में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया दैट वे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी किस तरह से बनाया जाता था, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वेयर द मेंबर्स वे नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड। वो नॉमिनेट किए जाते थे, इलेक्टेड नहीं किए जाते थे डायरेक्टली। According to Sumit Sarkar, in the Imperial Legislative Council of the total 69 members, 37 were to be officials and 32 non-officials। यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जो दिए गए हैं कि टोटल मेंबर्स थे 69, जिनमें से 37 थे ऑफिशियल्स, 32 नॉन ऑफिशियल्स। जैसे कि मैंने बोला कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑलमोस्ट ऑफिशियल जितने ही जो है 32 नॉन ऑफिशियल्स इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने पूरे स्टैट्स टाइप का बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे 69, ऑफिशियल्स 37, नॉन ऑफिशियल्स 32 नॉन ऑफिशियल्स में से 5 होते थे नॉमिनेटेड। उसके बाद जो 27 नॉन ऑफिशियल्स थे उसमें से 8 थे रिजर्व्ड मुस्लिम्स के लिए। जो मुस्लिम्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे थे वो यहाँ से मिले थे, जो 8 मतलब 27 नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, क्यों इंट्रोड्यूस किया था, ताकि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो दिया जा सके। तो 8 जो सीट्स थे वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में से ही मुस्लिम को दिया गया था। ये पूरा स्टैट्स आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगना और जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस करने का क्या लिंक था।
4 seats were reserved for the British capitalists, 2 for landlords and 13 for general electors. ये कुछ जैसे फॉर्मेलिटी जैसा था, ये अपने ही बंदों को रखने का. ये लैंडलॉर्ड्स भी तो थे ब्रिटिशर्स के ही फेवर में, तो इन लोगों के लिए भी कुछ रिजर्व सीट्स जो थी वो रखे गए थे. लेकिन मेजर एम ये था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाए, इसीलिए मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया था. इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो सिलसिला है वो स्टार्ट कर दिया गया. द इलेक्टेड मेंबर्स वे टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड. द लोकल बॉडीज वे टू इलेक्ट एन इनडायरेक्ट कॉलेज विच इन टर्न वुड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हु इन टर्न वुड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर. मतलब इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इतना तो हम लोग ब्यूटी प्लस में नहीं लगाते जितना ये लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाया. पहले हुआ कि लोकल बॉडी इलेक्ट करेंगे, उनमें से एक मेंबर चुन के आएगा. लोकल लेवल के बाद चुन के जब जो जाएगा उसके बाद वो प्रोविंशियल लेवल पे जाएगा. प्रोविंशियल लेवल पे जो चुन के जाएगा वो सेंट्रल लेवल पे जाएगा. मतलब ये इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन. अभी जैसे हमारे इलेक्शन, हमको जो पसंद है हम खुद वोट डाल के आते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा. वहाँ लोकल से उसके बाद प्रोविंशियल, उसके बाद सेंट्रल. तो इट वाज अ मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जो कि मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं था. Besides separate electorates for the Muslims, representation in excess to the strength of the population was accorded to the Muslims. तो यहाँ पे separate electorates जो उनको दे ही दिया था, लेकिन जो और उन्होंने मांगा था कि representation in excess to the strength of the population, मतलब जितना उनका population है उस हिसाब से उनके representative जो है वो मिलना चाहिए, इधर इन द provincial और इन द central legislature वो मिलना चाहिए, और वो भी उनको मिला था. तो मुस्लिम्स लोगों ने, जो आगा खान लेड द्वारा जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने जो भी मांगा था डिमांड्स मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स के ज़रिए पूरी कर दिए गए थे. Also, the income qualification for Muslim voters were kept lower than that of Hindus. यहाँ पे आ गया, मतलब इन दो क्लॉजेज में ही ये पूरा डिवाइड एंड रूल का प्रोसेस आ गया. यहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डाल देंगे और राज करेंगे, तो हिंदू मुस्लिम के आपस में ही लड़वा देंगे. तो इसीलिए अंग्रेज़ काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए थे. ये तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कम्युनल रायट्स वगैरह हुए थे. Powers of legislature both at the center and the provinces were enlarged, and the legislature could now pass resolutions which may not be accepted, may ask questions and supplementaries, vote separate items in the budget, but could not vote फॉर द बजट एज अ होल. यहाँ पे बोला गया था, पहले क्या था कि ये लोग रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते थे, मतलब जो हमारे बंदे थे वो रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकते थे, इधर ऑन द प्रोविंसेस और ऑन द सेंट्रल लेवल रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकते थे. अभी क्या हुआ इस रिफॉर्म्स में, अभी थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा ना, रिफॉर्म्स लाए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा. तो शो ऑफ के लिए बोला कि हाँ इस बार तुम लोग रिजोल्यूशन कर सकते हो पास, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रिजोल्यूशन तुम लोग दोगे वो हम एक्सेप्ट करेंगे. ये सेम ही हुआ ना, पिटीशन जो वो लोग दे रहे थे तो वो लोग एक्सेप्ट तो हुए नहीं कोई भी पिटीशन. तो ये तुम लोग दे सकते हो, तुम लोग को जो बोलना है बोलो, तुम लोग को चांद मांगना है मांगो, लेकिन ये हम पे है कि हम देंगे या नहीं देंगे. तो इट वाज लाइक दैट. यहाँ पे पहले क्या होता था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, कि इंडियन काउंसिल एक्ट्स में वो लोग, हम लोग जो थे हमारी पार्टी के लोग, वो लोग वोटिंग नहीं कर सकते, वोट्स पे क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे. लेकिन अभी जो है वोट्स के जो सब्जेक्ट्स थे, लाइक मतलब जो बजट के जो सब्जेक्ट्स थे उस पे क्वेश्चंस कर सकते थे. लेकिन एज अ होल कि पूरा बजट ही गलत है, पूरा बजट ही चेंज कर दो, इस पे नहीं, ये नहीं कर सकते. लेकिन बजट के जो टॉपिक्स है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या फिर मतलब कॉलेजेस बनानी है, स्कूल बनाने है, इसके लिए इतने इतने पैसे, तो उन सब्जेक्ट्स पे जो है वो अपने लोग बात कर सकते. ये राइट तुम लोग को दिया कि थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स में बात कर सकते हो बजट के, लेकिन एज अ होल जो है बजट पे तुम लोग बात नहीं कर सकते हो. ये तो ऐसी ही बात हुई ना, बस कुछ तो दिखाना पड़ेगा, शो ऑफ कुछ तो करना पड़ेगा. आप रिफॉर्म्स लाए तो कुछ भी दिखा दिया.
One Indian was to be appointed to the Viceroy's Executive Council, and he was Satyendra Sinha, who was the first Indian to be appointed in 1909. ये prelims point of view से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1909 में कौन से इंडियन थे जो कि अपॉइंट किए गए थे इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. हिज नेम वाज सत्येंद्र सिन्हा एंड ही वाज अपॉइंटेड इन 1909. अब हम बात करते हैं एक एवोल्यूशन की कि कैसा था ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का. देखो, जो कांग्रेस थी, चाहे वो मॉडरेट्स है, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो लोग लड़ क्यों रहे थे? वो लोग को चाहिए था सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि ये देश हमारा है और जो गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो दूसरे फिरंगी क्यों करेंगे? हमारा देश, हमको गवर्न करने दो ना. यही सबका मुद्दा था, यही चाहते थे सब लोग, ओवरऑल इंडियंस. लेकिन यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए लड़ाई करी जा रही थी वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं. क्योंकि यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी उनका बेसिक मोटिव, उनका बेसिक डिमांड ये थी कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए. तो यहाँ पे इस रिफॉर्म में दूर दूर तक सेल्फ गवर्नमेंट का नामो निशान नहीं था. उल्टा जो उन लोग का मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट या फिर कम्युनल रायोट्स पैदा करने की ये नई स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिशर्स की. The reforms of 1909 afforded no answer to the Indian political problem. Lord Morley made it all clear that colonial self-government was not suitable for India, and he was अगेंस्ट पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. तो यहाँ पे जो सेल्फ गवर्नमेंट का पॉलिसी जो हम लोग डिमांड कर रहे थे, मांग रहे थे, वो इट वाज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया. तुम जो मतलब इन लोगों का, मॉर्ले मिंटो या जो अंग्रेज़ हुकूमत का ये मानना था कि इंडियंस आर नॉट केपेबल कि हम लोग खुद ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके. हम लोग को बस चलाया जा सकता है. वी कैन नॉट बी द बॉस, वी नीड टू बी सबऑर्डिनेट्स ऑलवेज. ये उनका मतलब एक तरह से सोच थी. The constitutional reforms were in fact aimed at driving the nationalist ranks by confusing the moderates and at checking the growth of unity among Indians through the obnoxious instrument of separate electorates. तो जैसे कि मैंने कहा, इस सो कॉल मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स का मेन मुद्दा था कि जो यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदियों के है भाई भाई, इस यूनिटी में फूट डाल देना. तो यही उनका ऑब्नॉक्शियस मोटिव था. उसके बाद द गवर्नमेंट एम्ड एट रैलिंग द मुस्लिम्स एंड द मॉडरेट्स अगेंस्ट द राइजिंग टाइड्स ऑफ नेशनलिज्म. देखो, मॉडरेट्स को तो अंग्रेज़ों ने ऑलरेडी लोभ दिया ही हुआ था कि भाई हम लोग रिफॉर्म्स लाएंगे, हम लोग तुमको तुम्हारी अच्छी जगह दे देंगे, पोजीशन देंगे, ये देंगे वो देंगे, हम लोग इंडिया को बहुत अच्छा करेंगे. तो मॉडरेट्स तो एक तरह से अंग्रेज़ों के फेवर में थे ही. इसी वजह से मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं मानी. जब स्वदेशी मूवमेंट के बारे में एक्सट्रीमिस्ट ने बोला था कि पूरे इंडिया में लेके जाते जो रिवॉल्ट है, तो मॉडरेट्स ने कहा नहीं, हम अंग्रेज़ों से पंगा नहीं ले सकते. तो इन शॉर्ट मॉडरेट्स जो थे वो ऑलरेडी अंग्रेज़ों के फेवर में ही थे. अब मुस्लिम कम्युनिटी को भी अंग्रेज़ों ने अपनी फेवर में कर लिया. इससे अंग्रेज़ों का क्या फ़ायदा कि जो राइजिंग नेशनलिस्ट चल रही थी उसको काउंटर कर सके. मतलब अंग्रेज़ बहुत गए थे डर, जब सब जगह जगह असैसिनेशंस हो रहे थे, क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी. तो अंग्रेज़ों ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए दो पार्टियों को, यानी मॉडरेट्स और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको अपनी ओर कर लिया और नेशनलिस्ट के अगेंस्ट कर लिया. Besides, the system of election was too indirect and it gave the impression of infiltration of legislatures through a number of sieves. जैसे कि मैंने कहा कि इतना फिल्टर तो ब्यूटी प्लस में नहीं होता, टिकटॉकर्स में नहीं होता, जितना यहाँ पे हो गया. मतलब लगाया अंग्रेज़ों ने कि यहाँ पे एक दूसरा तीसरा लेवल पे जाके फिल्टर होके जो चुने जाएंगे नेता. तो इसीलिए this was too indirect and it was full of loopholes. And while parliamentary forms were introduced, no responsibility was considered, which sometimes led to thoughtless and irresponsible criticism of the government. जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स है तो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है. कुछ राइट्स आपको गवर्नमेंट ने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है फंडामेंटल राइट्स, तो ठीक उसी तरह से आपको कुछ ड्यूटीज़ मिली है जो आपको निभानी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. लेकिन इस केस में जो राइट्स मिले थे, जिनको राइट्स मिले थे, दे वर नॉट अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़ कि उनको क्या ड्यूटी करना चाहिए. जैसे अपने सत्येंद्र सिन्हा, उनको मतलब वाइसरॉय की काउंसिल में जगह मिली थी, तो he has to use the power ना, not for his own benefit, he has to use the power कि किस तरह से हिंदुस्तानियों को और ज़्यादा बेटरमेंट की तरह ले जाए.
बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ड्यूटीज़, और ये एक ड्रॉबैक था उस रिफॉर्म्स का. Only some members like Gokhale put to constructive use of opportunity to debates in the councils by demanding universal primacy education. यहाँ पे कुछ लोग जो थे जैसे कि गोखले, उनको जो राइट मिली थी उन्होंने उस राइट का बहुत अच्छा यूज़ किया. जैसे कि उनको बोला गया था कि रिजोल्यूशन पास करो, बजट पे बोलो, तो बोलो ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बोलो. लोग चुप थे. गोखले जैसे लोग ही थे, वो लोग बोल रहे थे कि भाई हमारे देश में अभी यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो अच्छे से अपनी राइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे. लेकिन ऐसे लोग की जो संख्या थी बहुत कम थी. एंड दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द दिस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स. तो ये हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.